कश्मीर के अंदर 1 साल के करीब हो चुका है पूरी आर्टिकल 370 को हटे हुए, तो कश्मीर के अंदर क्या बदलाव आए हैं? देखिए अनुज भाई, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू दैट यू गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एट माय प्लेज़र लेंथ। सर। या और मैं, जहां तक मैंने आपके बारे में जाना है कि आप एक मशहूर सोशल मीडिया पर आपका चेहरा है, आपका चैनल है और 10 लाख के आसपास आपके सब्सक्राइबर हैं। या मैं समझता हूं कि आपने एक ऐसा विषय और टॉपिक चुना है जिसके बारे में अभी तक मैंने कोई इतनी टॉक्स में कहीं इस किस्म की बातचीत नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि मुझे मैच के जो आपके व्यूअर हैं उनको मैं एक एक पॉइंट वाइज ये समझाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का सही मायने में भारत के साथ विलय 5 अगस्त 2019 को हुआ है। अब तक जो हम विलय की बात सुनते थे या भाषण में या नेताओं की, उसमें रिटोरिक्स ज्यादा होती थी, इमोशन ज्यादा होते थे, प्रैक्टिकलिटी और जमीन पे वो कुछ भी नहीं था। तो राइट। जम्मू कश्मीर पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली भारत के साथ पिछले 70 सालों से नहीं था। सिर्फ इतना ही था कि वो आपकी धरती पर है और आपके कुछ नियमों को मानता है, बाकी उसका कोई भारत के साथ संबंध नहीं था। लिहाजा एक तो मुबारकबाद आपको कि आपने इस टॉपिक को सुना और उन तमाम साम लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि 370 और 35 हटने के बाद बहुत देश भर में हंगामा हुआ, बहुत डिबेट्स हुई और आज 1 साल हो गया और बार-बार बीच में लोग पूछते हैं कि साहब देखिए साहब 370 हटने से क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? तो मैं समझता हूं कि बात को छोटा करना है। 70 साल से जो बीमारी थी, उस बीमारी का इलाज करने में बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो लोगों को पता नहीं है। मैं इसकी शुरुआत इस तरह से करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो 31 अक्टूबर 2019 को जब भारत में वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब ने चार्ज लिया और अब वो जी। हट गए हैं, अब कोई दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर गए हैं। इस 1 साल में जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि पाकिस्तान से आए हुए, यानी भारत विभाजन के समय जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, खासतौर से जो कब्जा में पाकिस्तान के जो मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है और जो इलाके थे, वहां से जो लोग आए थे भारत, वो 70 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे और उनको राज्य का नागरिकता नहीं मिली हुई थी। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 70 सालों से वो अपने राज्य में ना वोट दे सकते थे, ना चुनाव लड़ सकते थे और क्योंकि नागरिक नहीं थे, क्योंकि भारत के पूरे संविधान को अगर हम देखें तो उस संविधान की एक धारा का उल्लंघन भी था और भारत के अंदर डबल सिटीजनशिप थी जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर आप भारत के नागरिक हैं तब भी आप जम्मू कश्मीर के अगर नागरिक नहीं है तो आपको वहां सरकार की कोई नौकरी, कोई स्कीम नहीं मिलती थी। तो सबसे पहला मेरा कहना यह है कि भारत सरकार ने जब 370 खत्म किया तो सबसे बड़ा फैसला मैं जो मानता हूं कि वहां 5 लाख हिंदू, सिख, डोगरा, ये सारे लोगों को हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल यानी ही अधिवास प्रमाण पत्र यानी ही मूल निवासी प्रमाण पत्र उन्हें दे दिया गया है। ये 5 लाख लोग अब जम्मू कश्मीर के नागरिक हो गए हैं, इस सेंस में कि जो लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे इसलिए उनको दोयम दर्जे का वो होता था और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की सेपरेट नागरिकता समाप्त हो गई है। अब सिर्फ एक ही नागरिकता है, वो भारत की है। तो 5 लाख परिवारों को जो है आपको डोमिसाइल दे दिया गया है। इसके अलावा जहां वो अब्दुल्ला, मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद और ये जितने भी एक्स चीफ मिनिस्टर थे, इनके सारे पक्ष, इनकी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। तीसरा जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि कश्मीर में जो सारे विश्वविद्यालय थे, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, इसको भी सरकार ने, केंद्र ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। नंबर 4 जो हुआ है कि जितने भी वहां हिंदू मंदिर थे, हिंदू श्राइन थे, उनके ऊपर सरकारों का कंट्रोल हुआ करता था, उस कंट्रोल को हटा करके अब वो सीधे तौर पे दिल्ली के कंट्रोल में आ गए हैं। पांचवा बड़ा काम ये हुआ है कि जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का सारे विश्वविद्यालयों के मामलों में जो रोल होता था, अपॉइंटमेंट होते थे, उसको समाप्त कर दिया है, बल्कि हम कह सकते हैं कि उनका रोल 0 हो गया है। पांचवा बड़ा काम यह हुआ है कि जो बड़े बड़े क्लब्स थे वहां पर, वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी बने हुए थे, उन सारे क्लब्स के ऊपर कश्मीर सरकार का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है।
जी। और एक और महत्वपूर्ण है जो अक्सर हिंदुस्तान में लोग ये कहा करते थे कि भाई अगर वहां इतने सारे एंटी नेशनल हैं, इतने सारे देशद्रोही लोग हैं, तो उनको जम्मू कश्मीर के अंदर ही क्यों रखा जाता है? हम्म। तो कश्मीर में 42 साल से एंटी नेशनल्स को जो लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ था, उनको लीगल प्रोटेक्शन ये मिला हुआ था कि वो अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1979 के तहत अगर उनको पकड़ा जाए या वो फेस करें, तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही वहीं रखे जा सकते हैं, वहीं नजरबंद होंगे, वहीं जेलों में जाएंगे। उसकी वजह ये हो रही थी कि उस वजह से जो सरकारें आतंकवादी, जिहादी और हुर्रियत ये सब आपस में मिले हुए थे, तो जेल में जाना भी उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि जेल के अंदर भी सारी सुविधाएं वहां मिलती थी। इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इससे अब ये फायदा होगा कि जो जम्मू कश्मीर में एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पाया जाएगा, वो जोधपुर से लेकर के पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान की हर उस जगह उनको रखा जा सकता है जहां उन्हें कश्मीर की ठंडी हवा नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण अनुज भाई जो काम किया है सरकार ने, वो ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है और इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है कि ये सुओ मोटो यानी स्वतः ही संज्ञान लेते हुए 1990 में इस्लामिक आतंकवाद, जिहाद के नाम पर उस राज्य के लाखों कश्मीरी हिंदू पंडितों को जिनको मार के भगा दिया था, कोई 2,500 लोगों की हत्याएं और रेप किए गए थे, उन लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर, उनके मकानों के ऊपर, उनकी दुकानों के ऊपर, उनके ऑफिसेस के ऊपर जिन जिहादियों ने इंक्रोचमेंट कर लिया था, उस पे कब्जा कर लिया था, जिन पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया था, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सुओ मोटो नोटिस लेगी और उनके इंक्रोचमेंट, उनके चुंगल से उनकी पंडितों की जमीन वापस करेगी। इसके अलावा एक और ऐसा काम होता था जो भारत राज्य को नहीं पता। जम्मू कश्मीर में जो सरकार चलती थी, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो ज्योग्राफिकल मेन बड़ा हिस्सा होता था वो लेह लद्दाख का होता था, कोई जी। करीब करीब 60 या 65% के आसपास। राइट। दूसरा बड़ा हिस्सा होता था जम्मू, यानी कुल मिलाकर के टोटल जो एरिया था, लैंड एरिया, उसका 15% था वैली, जहां पे सारे ये फितने और जहां सारी आतंकवादी घटनाएं होती थी। लेकिन क्योंकि राजा नवाबों की तरह लोग रह रहे थे, क्योंकि उनका पैसा नहीं था, 99 पैसा जम्मू कश्मीर की सरकार को, राज्य को चलाने के लिए केंद्र सरकार से जाता था, तो उनको कुछ करना नहीं होता था। और इस पैसे का मिसयूज देखिए कि वहां इतने बड़े बड़े नवाब थे कि ये बात हमने एक जमाने जब जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के हिसाब से सुना था कि साहब ये गर्मी में उनका सचिवालय कहीं और होता है, जाड़े में कुछ शिमला चले जाते हैं। इसी तरीके से वैली के अंदर ये जो सचिवालय था, या जिसे आप सेक्रेटरीट कहते हैं, ये दरबार कहा जाता था वहां। ये दरबार वैली से उठ करके जम्मू जाता था हर साल, और क्योंकि ठंड पड़ने लगती थी तो जम्मू से चलता था सिस्टम। इसके ट्रांसफर में 100 करोड़ रुपया ऑफिशियली खर्च होता था, यानी ट्रांसफर होना पूरे दरबार का, वहां नीचे आना, सारा सामान आना, सारी फाइलें आना, सारे ऑफिसर्स का आना, तो 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ सचिवालय के ट्रांसफर पे लगते थे। और बहुत सारे कई सौ करोड़ का घोटाला होता था कि लोग झूठे आने जाने के बिल बनाते थे। वो तत्काल तौर पे, तत्काल प्रभाव से ये कह दिया गया कि जो सचिवालय है वो अब जम्मू में ही रहेगा, वो अब श्रीनगर नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, ये तमाम सारे लोगों के सरकारी मकान, सरकारी आवास, सरकारी गाड़ियां, सरकारी फैसिलिटीज सारी तत्काल प्रभाव से विड्रॉ कर ली गई हैं। इसके अलावा जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो अब सीधे तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई हैं, और इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाना जो कैरिकुलम होता था, उस कैरिकुलम को भी मॉडिफाई किया गया है। दूसरा यह किया गया कि राज्य के जितने भी हिंदू श्राइन थे जो हमेशा धर्मान ट्रस्ट के अंदर आया करते थे, उनको भी सीधे तौर पे सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। और अब ये तमाम सारे जो बोर्ड हैं भारत के, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर सीधे तौर पे आ गए हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा घोटालों का, या जिसे कहने भ्रष्टाचार का अड्डा था, वक्फ बोर्ड। इस वक्फ बोर्ड के अंदर, जिसे औकाफ भी आप कहते हैं, इसकी भी जितना भी इसके ऊपर चढ़ावा आता था, वो चढ़ावा, और इसके अलावा जो कश्मीरी मुसलमान न्याज देते थे, वो सीधे तौर पे उसका सारा कंट्रोल होम मिनिस्ट्री के अंदर में आ गया है। इसके अलावा कश्मीरी हिंदुओं की जो संपत्तियां थी, जिन्होंने जिहादियों ने औने पौने दामों पे खरीदा था, सरकार ने नोटिस जारी करके ये कहा है कि उस दौर में जितने भी उन पंडितों की प्रॉपर्टी को जिन्होंने खरीदा है, वो डीड तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये सरकार मानती है कि वो
जिन लोगों ने खरीदी हैं वो इसलिए खरीद ली थी कि सरकारी उस जगह की कीमत सस्ती हो गई थी और लोगों ने बड़ी महंगी प्रॉपर्टी फ्री में मिली। तो इस तरीके के जितने भी उस जमाने की रजिस्ट्रेशन हुए थे वो तत्काल पर्दाओं से खत्म हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण है, बस इसके बाद एक और बचा है कि जो आईएएस है, वो जो आईएएस एक लोकल होता था और आप ये देखें कि पूरे हिंदुस्तान में भारत का नागरिक माइनस बी जम्मू एंड कश्मीर, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, वो जम्मू कश्मीर में जाके नहीं बस सकता था। उसको वहां बसने के लिए धारा 370 रोकती थी, 35 पे रोकती थी। लेकिन इस जम्मू कश्मीर राज्य का जो आईएएस था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो आदमी था लोकल, वो कितना भ्रष्ट था, कितना एंटी इंडिया था, किस तरीके से समाज के लोगों के साथ मिला हुआ था कि 98,000 म्यांमार से चल के रोहिंग्या मुसलमान वाया पठानकोट होता हुआ जम्मू कश्मीर में बस गया। यानी भारत का नागरिक तो आज तक नहीं बच सकता था, 370 रोकती थी, लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर रोहिंग्या मुसलमान में 98,000 रोहिंग्या मुसलमान वहां बस गया और उसमें जो आईएएस और पीसीएस वहां जो थे वो उनकी मिली भगत थी, उनको आधार भी दे दिया, राशन कार्ड भी दे दिया। इस सरकार ने कहा है कि जो लोकल कश्मीरी आईएएस ऑफिसर है उसको कम महत्व की जगह लगाया जाए और जो नॉन लोकल है उसको इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस पे लगाया जाए। और आखिरी कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में एक लैंड बैंक बनाया गया है, लैंड बैंक बनाया गया है और जो लोग यानी खासतौर से जो हजारों कैनाल वहां कहा जाता है, यहाँ बीघा चलता है, वहां कैनाल चलता है, उसमें यह कहा गया है कि इस जमीन को आइडेंटिफाई किया गया है और इस जमीन के ऊपर जो नॉन स्टेट के लोग हैं, जैसे आप दिल्ली से जाएं, कोई बंगाल से जाए, कोई वहां फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई 5 स्टार होटल खोलना चाहे, उन लोगों को जमीन इस लैंड बैंक के माध्यम से दी जाएगी, अलॉट की जाएगी और यह काम हो गया है। तो कुल मिलाकर के 15-16 ऐसे फैसले हुए हैं जो देश को नहीं पता थे। ये 370 हटने, 35 हटने के बाद से लगातार हुए हैं और अभी ये फैसले हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कुछ और फैसले होने वाले हैं। जी, आपने बहुत डिटेल में बताई ये सारी चीज़ें और बहुत सारी इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड भी चीज़ें थी। इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे बहुत ही एक बड़ी मोटिवेशन वाली चीज़ इसे आप मान सकते हैं कि सैयद अली गिलानी जैसे लोग जो हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेंटर के जो पैसे हैं उनका हिसाब देना पड़ता है और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी लिखे थे जिनको मैं विकास कार्यों में मानता हूँ। 48 प्रोजेक्ट जो हैं लॉन्च किए गए हैं 150 करोड़ की लागत से और 21 मेगा प्रोजेक्ट 290 करोड़ की लागत से हैं, जिनमें 48 जो प्रोजेक्ट हैं उनमें 8 ब्रिज हैं, 5 स्कूल हैं, 2 कॉलेज हैं, 5 हॉस्पिटल हैं, 4 हॉस्टल हैं, 9 वाटर सप्लाई स्कीम्स, 7 बिल्डिंग। इसी प्रकार से जो 21 स्कीम्स 21 प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा था उसमें 50 बेड के हॉस्पिटल हो गए, बाकी 2 हॉस्पिटल हो गए सोपोर में, 5 रोड प्रोजेक्ट हो गए, अपने 2 वाटर सप्लाई हो गई। इस प्रकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के विकास के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं